मिलेगा। आपके लिए आपके सामने है, जो समझो संविधान की पूरी पोथी यही है। एक बार जोरदार तालियां बजाए, जय जोहर का नारा है। बबीता जी आप अपनी बात है। सबको जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सबसे पहले मैं यहाँ मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदिवासी पुरखों को बहुत बहुत नमन जोहार करना चाहूंगी। साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी भाई और भाइयों से भी ज्यादा हमारी जो बहनें माताएं हैं, इनको मैं बहुत बहुत जोहार करना चाहूंगी कि जिस तरह से जागरूकता इनके बीच में बढ़ी है, कहीं ना कहीं आपके गिरवा उदयपुर को मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी, जोहार करना चाहूंगी कि आज आप लोगों का कारवां इतना बढ़ चुका है कि जितने संख्या में पुरुष यहाँ पे उपस्थित होते हैं, उतनी ही संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित होती है। तो बहुत बहुत जोहार सबको। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार गिरवा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और हमारे भाई अमित भाई खराड़ी, आदिवासी परिवार और आदिवासी परिवार के जितने भी अंग है, बीपीवीएम, बीपीएमएम, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपके गिरवा क्षेत्र में यूआईटी यूडीए के नाम पे जो प्रोजेक्ट आ रहा था, आपकी जागरूकता का, संवैधानिक जागरूकता का नतीजा ये हुआ है कि आपके क्षेत्र को यूआईटी और यूडीए से हटा दिया गया है। तो बहुत बहुत जोहार, बधाई। मैं याद करती हूँ कि अमित भाई ने हमको ये बताया था कि आपके क्षेत्र में यूआईटी यूडीए आने वाला है और देश भर में जहां भी मैं घूमती हूँ, विस्थापन का दंश मैं देख चुकी हूँ, कितनी दिक्कतें आती है हमारे आदिवासी समुदाय को। वहां पे आपके द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया एक लंबा से कपड़े पे, और साथ ही साथ में मैं याद कर रही हूँ कि जो वर्तमान के जो आपके कलेक्टर महोदय थे टीसी मीणा, उनके पास में जाके नगर निगम यहाँ पे असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद लिखकर जो ज्ञापन बनाया था, हम 5 लोग उसमें, हमारे सरपंच साहब भी हैं, ये सभी लोग जाके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके आए थे। और उसका नतीजा है कि आपके संवैधानिक अधिकारों की वजह से, संविधान में जो लिखित अधिकार है उसकी वजह से आपका क्षेत्र यूआईटी यूडीए में आने से बच गया। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। वर्तमान में यूआईटी यूडीए तो हट गया है, लेकिन हो सकता है कि किसी और प्रोजेक्ट को लाके आपके क्षेत्र में से आपको हटाया जाएगा। तो अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वैसे जमीनी कार्यकर्ता, वैसे संवैधानिक अधिकार को जानने वाले आपके बीच के व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, आपके बीच के व्यक्ति को संसद और विधान मंडल में आपको भेजना है, ताकि जो भी कानून, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आए, हमारे द्वारा तो इसको रोका जाएगा, लेकिन आपके बीच के जो भाई है, बंधु है, उनके द्वारा भी संसद और विधान मंडल में उस कानून को रोका जाएगा। तो आपके बीच से अपने बीच के भाई बंधु को संसद और विधान मंडल में भी भेजना है, ये आप लोगों को तय करना है। तो अपनी बातों को मैं शुरू करती हूँ। अभी अभी मुझे मालूम चला कि आपके यहाँ पे जो हमारे महापुरुषों का बोर्ड लगा हुआ था, उसको हटाया गया, उखाड़ा गया। सिर्फ आपके क्षेत्र में ये घटनाएं नहीं होती है, जहां जहां पे भी आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे भी जो भी आदिवासी पुरखों का जो बोर्ड होता है और जो मूर्तियां होती है, उसको हटाया जाता है। इसका कारण क्या है? कारण इसका एकमात्र है कि आप लोगों को और देश के मालिक आदिवासियों को फर्जी इतिहास बताया गया है। क्या फर्जी इतिहास बताया गया है? कि आदिवासी गुलाम थे, यहाँ पे मुगलों ने शासन किया, यहाँ पे अंग्रेजों ने शासन किया, यहाँ पे रजवाड़ों ने शासन किया। ये सारा फर्जी इतिहास आपको बताया जाता है। और जिस दिन हमारे आदिवासी इस बात को जानते हैं
कि ये क्षेत्र हमारा था, जल जंगल जमीन खनिज हमारा था, हमारे पुरखों का था। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, अंडमान निकोबार में, थोड़ा पानी दीजिएगा। अंडमान निकोबार में वहां के आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही थी, तो वहां के आदिवासियों ने ये तय किया कि रातों रात हम यहाँ पे बिरसा मुंडा की जो मूर्ति यहाँ पे स्थापना कर देंगे। रातों रात वहां पे बिरसा मुंडा, जो कि हमारे पुरखे हैं, झारखंड के हैं, जिन्होंने जल जंगल जमीन बचाई है, उनकी मूर्ति की स्थापना वहां पे रातों रात वहां पे खड़ी कर दी गई। सुबह में प्रशासन वहां पे आई, बोले कि ये कौन है भाई? तो वहां के आदिवासियों ने क्या कहा कि साहब ये तो आदिवासियों का भगवान है, अपने आप जमीन खोद के निकल के खड़ा हो गया है और आप इसको हटाओगे। अगर आप इसको हटाओगे तो चूंकि ये हमारे भगवान है, भगवान तो आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में आप जो यहाँ पे अपने पुरखों की स्थापना करते हैं, अपने पुरखों के बोर्ड की स्थापना करते हैं, वो जानते हैं कि हमारा फर्जी इतिहास वहां पे खत्म हो जाएगा और आदिवासियों को ये मालूम चल जाएगा कि ये जल जंगल जमीन खनिज उनका है। इस कारण से वो डरते हैं कि आदिवासियों के पुरखों की मूर्ति और बोर्ड यहाँ पे स्थापित नहीं होने पाए। आपके उदयपुर में 2 क्षेत्र हैं, एक जो सिटी के बाहर में सामान्य क्षेत्र है, जहाँ पे ये आप लोगों को बताया गया है कि ये क्षेत्र रजवाड़ों का है, लेकिन साथ ही साथ में आपको इतिहास मालूम है या नहीं है, यहाँ पे हमको बताया गया है कि मेवाड़ में जो महाराणा प्रताप ने शासन किया था, लेकिन हमारे राणा पुंजा भील ने उनकी मदद की थी। इस बात को छिपाया जाता है और हमारे राणा पुंजा भील को भी भील कहने से इनकार किया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जिस समय पे अंग्रेज मुगल तुर्कों ने शासन अपने हाथ में लिया था, तो हमारे महाराणा पुंजा भील, राणा पुंजा भील, हमारे गमेती पटेल जो है, उन्होंने अपनी जमीन और सत्ता देने से इनकार कर दिया था और उसी का नतीजा था कि भील क्षेत्रों में बहुत सारे आंदोलन हुए। एक उदाहरण आपको देना चाह रही हूँ भील क्षेत्र में आंदोलन का। 1507 आदिवासी आपके मानगढ़ पे शहीद हुए। वो इसलिए शहीद हुए क्योंकि अंग्रेजों के चाटुकार रजवाड़े यहाँ पे भीलों के क्षेत्र में घुसना चाह रहे थे। तो पूरे देश भर के जो रजवाड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन भील क्षेत्र में आज तक कोई अंग्रेज यहाँ पे अपना कब्जा नहीं कर पाया था, जल जंगल जमीन और खनिज नहीं ले पाए थे। इस कारण से 1507 आदिवासियों को मारा गया और फर्जी इतिहास की रचना की गई, जबकि महाराणा प्रताप का जो विलय का शासन का जो हस्ताक्षर होना चाहिए था, वहां पे राणा पुंजा भील का भी हस्ताक्षर होना चाहिए था। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र जो है वो कभी किसी मुगल अंग्रेज के गुलाम नहीं रहे थे और भील स्वतंत्र थे। यही कारण है कि वर्तमान के समय तक आपके क्षेत्र में जो है जमीन के पट्टे पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। हमारे झारखंड में जमीन का सर्वे हुआ था, किस समय पे? 1932 में। ध्यान से सुनिएगा, अभी हमारे बहुत सारे भीलों को, देश भर के आदिवासियों को भगाया जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में अपने भीलों के जमीन पे पट्टा नहीं है, उनके बाप दादा का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे सर्वे नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे घुस ही नहीं पाए, क्योंकि भीलों की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पे घुसने तक नहीं दिया था। और जो अंग्रेजों के जो चाटुकार रजवाड़े थे, उनका नाम दस्तावेज, उनके जमीन का दस्तावेज इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने उनको अपने ऊपर शासन करने दिया था। तो वर्तमान में जब अंग्रेज यहाँ पे नहीं घुस पाए, इस कारण से जमीन का सर्वे नहीं कर पाए और इस कारण से यहाँ पे जमीन के पट्टों पे आज भी भीलों का नाम नहीं है। और इस प्रकार से अगर अंग्रेजों का शासन यहाँ पे नहीं था, अगर चाटुकार रजवाड़ों का शासन यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे किसका शासन था?
हमारा है। लेकिन जब बात आती है, लोग पूछते हैं कि जल जंगल जमीन आपका कैसे है, हम नहीं बता पाते हैं। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए कि ये जमीन तुम्हारी कैसे है, हम क्या बोलते हैं, किसकी जमीन है? ये जमीन जो मिलती है बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। यहाँ पे बैठे हर पुरुष को अपनी जमीन मिलती है, वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। खाली पड़ी जमीन जो गांव के अंदर में होती है, हम क्या बोलते हैं, किसकी जमीन है? खाली पड़ी जमीन किसकी होती है? सरकारी जमीन बोलते हैं कि वो सरकार की जमीन है। जंगल किसकी बोलते हैं? वन विभाग की जमीन है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। एक छोटा सा हाथी को जंगल से पकड़ के लाया गया और जंगल से पकड़ के लाके उसको बांध के रखा गया लोहे की जंजीर से। छोटे से हाथी के बच्चे ने उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाया क्योंकि वो तो ताकतवर नहीं था। धीरे धीरे करके वो लोहे की जंजीर को मोटी सी रस्सी से उसको बांधे जाने लगा। तोड़ने की कोशिश की उसने, नहीं तोड़ पाया। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता गया, वो तोड़ने की कोशिश करता रहा, उससे नहीं टूटता। आगे जाके वो अब बहुत बड़ा हो चुका है, आज भी उसके पैर में रस्सी बांधी जा रही है। वो चाहता तो अभी भी रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि आज भी जैसे बचपन में मेरे पैर में जंजीर बंधी हुई थी, नहीं टूट पाया था, आज भी मैं तोड़ूंगा तो ये नहीं टूट पाएगा। यही है मानसिक गुलामी, और इसी गुलामी में हम लोग भी जी रहे हैं। हम गुलाम नहीं है, हम मानसिक गुलाम हैं। हमको क्या लगता है, ये जमीन जो है ये सरकारी है। जितनी जमीन पे हमारे बाप के बाप के बाप के बाप का नाम है, उतनी ही जमीन हमारी है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं दिया जाता। आपके यहाँ पे देते हैं? अभी देने लगे हैं। लेकिन पहले हमारे बाप दादाओं ने तय किया था कि लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि लड़की कल को गैर आदिवासी से शादी कर लेती है तो जमीन भी गैर आदिवासी के पास में चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं दिया। और इस कारण से क्या है कि बाप के बाप के बाप के बाप का नाम लिखा हुआ होता है। लेकिन ये खाली पड़ी जमीन जो है वो हम बोलते हैं कि सरकारी जमीन है। तो ये खाली पड़ी जमीन अगर सरकार की है तो सरकार को बोलो कि उसके बाप का नाम दिखाए। अगर खाली पड़ी जमीन सरकारी जमीन उसके बाप की है तो बाप का नाम दिखाए, कभी नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में सरकार का बाप बदल जाता है। कभी भाजपा की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, तो कोई भी एक बाप नहीं है। अपनी जमीन को तो हम बोलते हैं कि यह हमारे बाप की है, खाली पड़ी जमीन को हम कैसे बोलेंगे कि हमारे बाप की है? तो आपको ये बात जानना पड़ेगा। जब यहाँ पे मुगल नहीं आए, यहाँ पे तुर्क नहीं घुस पाए, यहाँ पे अंग्रेज नहीं घुस पाए, लेकिन 70 साल पहले आई सरकार आज यहाँ पे बोल रही है कि ये मेरे बाप की जमीन है, लेकिन हम बोल भी नहीं पा रहे हैं कि ये हमारी जमीन है। आपके यहाँ पे गैर आदिवासी रिजॉर्ट बना रहे हैं, लेकिन आप बोल भी नहीं पा रहे हैं कि खाली जमीन, ये पहाड़, ये नदी, ये तालाब, ये जंगल हमारा है। तो हमको जानना पड़ेगा कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। आपके यहाँ पे शीरा रोपते होंगे, गांव में शीरा रोपते होंगे। जो पहला व्यक्ति जो गांव में आया था उसका पहला शीरा बाउसी यहाँ पे करते हैं। अधिकतर भील गांव में मैंने ये देखा है कि पहले जो पुरखे थे जिनका गमेती पटेल बनता है, उनके वंश का, उनका शीरा बाउसी इस गांव में होता है। वो जब इस गांव में आए थे तो गांव का सीमाना तय किया होगा। अपनी जमीन की लड़ाई लड़नी है तो बाप के बाप के बाप के दस्तावेज से, लेकिन पूरे गांव की जमीन के नदी, तालाब, पहाड़, जंगल की अगर हम बात करें, वो कैसे लेना है? तो हमको ये बात जानना पड़ेगा कि पहला शीरा बाउसी जो है वो हमारे बाप बाप के बाप के बाप के बाप, यानी पहला शीरा बाउसी जिसका है उसका ये गांव है। वो जब आए थे, मान लिया हो सकता है कि वो खराड़ी गोत्र के हो, तो जो खराड़ी पुरखे हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने गांव का सीमाना तय किया। गांव का सीमाना तय करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे फलाना नदी है, तो हमारे आने वाले वंश होंगे इसी नदी से पानी पिएंगे। उन्होंने जंगल देखा, बोला कि हमारे जो आने वाले वंश है वो इसी जंगल से लकड़ी तोड़ेंगे। खाली पड़ी जमीन देखी, चरवाहा जमीन देखी, हमारे पशु इसी खाली पड़ी जमीन में चरेंगे। लेकिन आज हम क्या बोलते हैं कि ये सारी जमीन सरकारी है। तो अगर ये जंगल बोलता है, जंगल के बारे में वन विभाग बोलता है कि ये जंगल जो है वो वन विभाग का है,
तो वन विभाग से भी आप सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत जानकारी मांगिए कि अगर ये जंगल तुम्हारा है तो तुम्हारे बाप का दस्तावेज दिखाओ। कभी नहीं दिखा पाएंगे, कभी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? गुजरात के रतनमहल में ऐसा ही कांड हुआ था। वहां पे रीछ अभयारण्य के नाम पे आदिवासी की जमीन ली जा रही थी, तो वहां के जो गमेती पटेल थे उन्होंने अपने हक अधिकारों को जाना और वहां के वन विभाग को नोटिस दिया। क्या पूछा कि ये जंगल अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे बाप का दस्तावेज दिखाओ, तुम दिखाओ कि ये जंगल तुम्हारा कब से है, क्योंकि हमको पता है कि ये आजादी के बाद तक ये जंगल हमारे बाप का था, ये हमारे गांव में था और हमारे गांव का है। तब जाके जंगल वालों ने क्या किया कि गमेती को बुलाया और बोला कि यहाँ पे इस रीछ अभयारण्य के नाम पे मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो है आप इसको चलाओ, ठीक है? क्यों बोला? क्योंकि जब उसने पूछा कि ये जंगल किसके नाम पे है, तुम्हारे बाप के नाम पे है तो दिखाओ, तब वहां पे जंगल ने क्या बोला, जंगल विभाग ने क्या बोला, वन विभाग ने क्या बोला कि ये जो जंगल है ये 114 आदिवासियों के नाम पे है। मतलब वन विभाग के भी बाप का जमीन वहां पे जंगल में नहीं है, वो हमारे बाप का है। क्यों? क्योंकि पहले शीराबासी जिस बाप का होगा वो उसी गांव के सीमाना के अंदर के जितने भी गांव वासी है उनका ही जल जंगल जमीन और खनिज होगा। और ये खाली पड़ी जमीन जो है वो सरकार के बाप की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का पहला बाप हमारे गांव का था, इसलिए खाली पड़ी जमीन, चरवाहा जमीन किसकी होगी? हमारे बाप की होगी। और इस जमीन को अगर लेना है तो हमको किसके माध्यम से लेना होगा? हमारी जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, जो गमेती पटेल व्यवस्था है, इसके माध्यम से अक्सर हम ज्ञापन दिया करते हैं कलेक्टर महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को। जब भी आदिवासियों के साथ में अत्याचार होता है, चाहे जल जंगल जमीन खनिज लूटी जाती हो या फिर कोई गैर आदिवासी हमको मार रहा हो, पीट रहा हो, हमको किससे बात करनी है? हमको जानना पड़ेगा। आज हमारे साथ कोई अत्याचार होता है, हम किससे बात करते हैं? हम नेता मंत्री सांसद विधायक से बात करते हैं। लेकिन अगर नेता मंत्री उस जमीन को बेचने में खुद जिम्मेदार है, वो क्या करता है? वो हम पे केस लगा देता है या फिर हमको मारने की साजिश करता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि लड़ाई का तरीका कैसे होना चाहिए। हमको किससे लड़ाई लड़नी है? हमको नेता सांसद विधायक मंत्री से लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि आपके नेता मंत्री सांसद से लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच का व्यक्ति संसद और विधानमंडल में आप भेजने वाले हो, वो उनसे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको जब बात करनी है, आपको बात करनी है कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, और जब उनसे बात किए तो आपका गिरवा क्षेत्र जो है इसको यूआईटी और यूडीए से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है, उसने क्या बोला? उसने बोला न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। क्यों बोला? क्योंकि ऐसे ही पहाड़ था आदिवासी क्षेत्र में, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में नियमगिरी पहाड़ी करके एक पहाड़ था। ये पहाड़ आपको क्या लगता है किसका है? भूमाफियाओं का है। सारे भूमाफिया आके यहाँ पे पहाड़ खोदते हैं और यहाँ पर से जो भी पत्थर निकलता है उसको लेके जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे पेशा कानून में ये साफ लिखा हुआ है कि यहाँ से जो भी खनिज निकलेगा वो आदिवासी खुद निकालेगा। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? समता जजमेंट में क्या बोलता है कि आदिवासी क्षेत्र में जितने भी खनिज निकलेंगे उसको आदिवासी ही निकालेगा या तो सहकारी समिति बना के निकालेगा। लेकिन जमीन के अंदर से जो भी खनिज निकलता है वो हम क्या बोलते हैं? खनिज, लोहा, सोना, चांदी भी है, वो किसकी है? सरकार की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आदिवासी की जमीन से जो भी खनिज निकलेगा, चाहे सोना, लोहा, चांदी हो, वो आदिवासी का ही होगा। लेकिन हम गुलाम नहीं है, हम मानसिक गुलाम हैं। तो हमको लड़ाई लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये जो सोना, लोहा, चांदी की बात कर रही हूँ, मेरे झारखंड में एक घटना हुई थी, एक आंदोलन हुआ था, पत्थरगढ़ी आंदोलन।
आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे आदिवासियों की जमीन पे, मुंडा आदिवासियों की जमीन पे 10 लाख टन सोना निकला था। मतलब अमेरिका जो सबसे विश्व गुरु बन के बैठा हुआ है, उसकी जमीन पे भी मात्र 6 लाख टन सोना है, और 6 लाख टन सोना में विश्व गुरु बन के बैठा है। आदिवासी की जमीन पे 10 लाख टन सोना था। इतना सोना था कि वो सोना अगर आदिवासी निकाल ले तो एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है। अकेले झारखंड के खूंटी में 10 लाख टन सोना अगर निकाल लिया जाए तो आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा। लेकिन आपके मध्य प्रदेश के सिंगरौली के आदिवासी क्षेत्र में 46 लाख टन सोना है, और आपके भीड़ क्षेत्र में घाटोल में अकेले 11 करोड़ टन सोना है। किसका है? सरकार का है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आदिवासी क्षेत्र में जो भी खनिज निकलेगा वो आदिवासी का ही होगा। तो वो 11 करोड़ टन सोना निकालने के लिए अगर सरकार को परमिशन लेनी है तो किससे लेनी पड़ेगी? आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभाओं से। तो हमको जल, जंगल, जमीन, खनिज जब भी रोकना है, या फिर कोई भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वो केंद्र सरकार हो, मोदी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार, गहलोत सरकार हो, चाहे कोई कंपनी हो, उसको अगर यहाँ पे जमीन लेनी है, नदी लेना है, तालाब लेना है, पहाड़ लेना है, या फिर किसी भूमाफिया को भी यहाँ पे जमीन में खनन करना है, तो उसको अगर यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। उसको लेने के लिए वो पहले कलेक्टर महोदय के पास में आएगा, क्योंकि आपके राजस्थान के भू राजस्व संहिता में लिखा हुआ है कि बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के कोई भी जमीन नहीं ले सकता है, और आदिवासी की जमीन जो है वो आदिवासी को ही बिकेगी। तो अगर केंद्र सरकार को भी जमीन लेनी है, मोदी जी को, गहलोत सरकार को जमीन लेनी है, उसको सबसे पहले कलेक्टर के पास में आना पड़ेगा, और कलेक्टर को जब जमीन लेनी होगी तो वो आदिवासियों के ग्राम सभा के बीच में आके परमिशन देगा कि हमको आपके बीच की जमीन चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन है? आदिवासी सबसे बड़ा है या नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे बड़ी है? आदिवासियों की ग्राम सभा को ही ये पावर है कि वो हर एक नदी, पहाड़, जंगल, खनिज को अपना इस्तेमाल करके मालिक बन सकता है। तो अपने हक अधिकार को जानिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट को जानिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जजमेंट है जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। साथ ही साथ में गैर आदिवासी की जमीन अगर यहाँ पे है वो बिकेगी तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को ही बिकेगी। इस कारण से यदि कलेक्टर महोदय बिना आदिवासी की अनुमति, बिना ग्राम सभा की अनुमति से आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को बेचते हैं तो कलेक्टर महोदय को भी देशद्रोह का केस लगाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। कलेक्टर महोदय भगवान नहीं है, वो संविधान कानून से बंधे हुए हैं, और संविधान में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आदिवासी की जमीन जो बिकेगी वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को ही बिकेगी। और ये जो भू माफिया यहाँ पे आए हुए हैं, जो रिजॉर्ट बना के बैठे हुए हैं, या फिर कोई भी दूसरे लोग यहाँ पे कंपनी के माध्यम से खनन करते हैं, उसको यहाँ पे अगर रहना है, जमीन लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको आदिवासी होना बहुत जरूरी है। तो अपने अधिकारों को जानिए, और जानने के बाद में यहाँ पे जो रिजॉर्ट बनाने वाले हैं, यहाँ पे जो नदी लेने वाले हैं, यहाँ पे जो तालाब लेने वाले हैं, यहाँ का पानी लेके दूसरी जगह पे देने वाले हैं, उनको अपने ग्राम सभा गमेती पटेल का व्यवस्था को इस्तेमाल करके पूछिए और जानकारी लीजिए। कलेक्टर महोदय को ये सूचित करवाइए, क्योंकि आपके 4 माई बाप हैं। कौन कौन? कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अगर आपकी जमीन, जंगल, नदी, तालाब कोई भी लूटी जा रही है, आप कलेक्टर महोदय को अपने ग्राम सभा के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव पारित करके उनको सूचित करवाइएगा। क्योंकि ऐसे ही ग्राम सभा बैठी थी, 15,000 लोग बैठे थे, ऐसे ही 272 गांव बैठे थे, और 5 आंसू गैस की गाड़ी लेकर, 300 पुलिस फोर्स लेकर और 12 पुलिस अधिकारी गांव में आए थे। क्यों? कि उनको 10 लाख टन सोना चाहिए था झारखंड से। कलेक्टर महोदय को जमीन पे बिठाया गया। ये पावर किसके पास में है? आदिवासियों की ग्राम सभा के पास में। तो कलेक्टर महोदय को भी जमीन में बैठना पड़ा,
और वहां पे आदिवासियों ने बोला कि ये जमीन हम किसी भी सरकार को नहीं देंगे। और आज तक उन आदिवासियों के पास में वो 10 लाख टन सोना आज भी जमीन में दबा हुआ है और जल जंगल जमीन आज भी बचा हुआ है। और आपको यहाँ पे अगर जो रिजॉर्ट है, हमको क्या लगता है कि जो बन गया है वो नहीं टूट सकता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं बता दूं कि नोएडा में ट्विन टावर के नाम पे वहां पे कितने 5 करोड़ की जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ के गिराया गया। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से वहां पे बना हुआ था। आपकी जमीन अगर आदिवासी की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो वहां पे जो रिजॉर्ट बना हुआ है वो किसका होगा? अगर हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं या कलेक्टर महोदय के पास में जाते हैं, तो या तो कलेक्टर महोदय या कोर्ट जो है वो क्या बोलेगी कि चूंकि ये आदिवासी की जमीन है, किसी गैर आदिवासी को नहीं बिक सकती है, इसलिए या तो ये रिजॉर्ट को आप तोड़िए या फिर रिजॉर्ट छोड़ के आप जाइए। लेकिन आदिवासी की जमीन है तो ये आदिवासी के पास में ही जानी चाहिए। लेकिन हम कभी आपत्ति नहीं जताते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि जो चला गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। और आज आदिवासी अपने पुरखों की जो मूर्तियां लगा रहा है, बोर्ड लगा रहा है, इससे वो इसलिए डरते हैं क्योंकि आदिवासी अगर जाग गया तो आदिवासी की जितनी भी जमीन चली गई है वो जमीन वापस आदिवासी उनके हलक से, गैर आदिवासियों के हलक से निकाल के वापस लेंगे, इसलिए वो डरते हैं। तो जितनी बार आदिवासियों के बोर्ड तोड़े जाते हैं, जितनी बार आदिवासियों की मूर्तियां तोड़ी जाती है, उतनी बार हमको ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम अपने हक अधिकारों को जानेंगे, उतनी तेजी से हम काम करेंगे और हमारे हक अधिकारों को जानने वाले लोगों को संसद और विधानमंडल में भेजेंगे। तो और भी वक्ताओं का सम्मान करते हुए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और भी वक्ताओं का सम्मान करके मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम करती हूँ। जय आदिवासी, जय